सेल बायोलॉजी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। आज हम लोग 50 क्वेश्चंस देखने वाले हैं। कितना क्वेश्चन देखेंगे? 50 क्वेश्चन। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट पर्सन टू ऑब्जर्व एंड नेम सेल्स इन 1665। 1665 में सेल का नाम फर्स्ट टाइम किसने यूज किया, ऑब्जर्व किया? तो फर्स्ट ऑप्शन है मैथियास सेल्डन, सेकेंड है रॉबर्ट हुक और थर्ड है थियोडर स्वान, फोर्थ है रुडोल्फ विर्चो। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर अब देखते हैं हम लोग। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है Who was the first person to observe and name cells in 1665? इसका आंसर होगा रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक observed cork cells under a microscope and coined the term cell in 1665। तो पेड़ का जो कॉर्क होता है उसको देखकर इसने उसका नाम दिया, माइक्रोस्कोप से देखा और उसका नाम दिया सेल। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है What is the limit of resolution of human eye when viewed from about 25 सेंटीमीटर? तो 25 सेंटीमीटर लिमिट ऑफ रेजुलेशन ह्यूमन आई का क्या है? 20 फ्रॉम 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर से देखेगा तो उसका रेजुलेशन क्या है? इसका आंसर हम लोग देखते हैं। तो लिमिट ऑफ रेजुलेशन जो है वो है 0.1 mm। कितना है? 0.1 mm। इसका एक्सप्लेनेशन है द ह्यूमन आई कैन डिस्टिंग्विश ऑब्जेक्ट्स सेपरेटेड बाय अप्रॉक्सीमेटली 0.1 mm एट ए डिस्टेंस ऑफ 25 सेंटीमीटर। तो ह्यूमन आई जो है ऑब्जेक्ट्स को डिस्टिंग्विश करता है 0.1 mm एट ए डिस्टेंस ऑफ 25 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। Which type of microscope uses a beam of electrons to produce highly magnified images at the nanometer scale?
विच टाइप ऑफ माइक्रोस्कोप, कौन सा माइक्रोस्कोप यूज होता है? यूजेज ए बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स को यूज करता है। क्या यूज करता है? इलेक्ट्रॉन्स को। क्या यूज करता है? इलेक्ट्रॉन्स को यूज करता है टू प्रोड्यूस हाईली मैग्नीफाइड इमेजेस एट द नैनोमीटर स्केल। तो कौन सा माइक्रोस्कोप है? तो ये है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज इलेक्ट्रॉन बीम्स इंस्टेड ऑफ लाइट इनेबलिंग विजुअलाइजेशन एट द नैनोमीटर स्केल। तो इलेक्ट्रॉन बीम्स यूज करता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज करता है इलेक्ट्रॉन्स मैग्नीफाइड इमेज को प्रोड्यूस करने के लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। द प्रोसेस बाय विच वाटर मूव्स थ्रू ए सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन फ्रॉम ए डाइल्यूट टू ए कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन इज कॉल्ड। कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, वाटर मूव करता है सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन से डाइल्यूट सॉल्यूशन से टू कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। डाइल्यूट सॉल्यूशन से किस में जाता है? कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग क्या कहते हैं? तो इसको कहा जाता है, इसका आंसर हम लोग देखते हैं, इसको कहा जाता है ऑस्मोसिस। द प्रोसेस बाय विच वाटर मूव्स थ्रू ए सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन फ्रॉम ए डाइल्यूट टू ए कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। तो ऑस्मोसिस में क्या होता है? ऑस्मोसिस इज द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। क्या होगा? वाटर मॉलिक्यूल्स जाएगा सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से, ऑस्मोसिस होता है। डाइल्यूट सॉल्यूशन से किस में जाएगा? कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में। इसको कहा जाता है ऑस्मोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। Which organelle is known as the power house of the cell? पावर हाउस ऑफ द सेल किसको कहा गया है? ओके, और अच्छे से समझाते हैं। पावर हाउस ऑफ द सेल, पावर हाउस ऑफ द सेल क्या करता है? एनर्जी बनाता है सेल में। जैसे कोई भी हम लोग इलेक्ट्रिसिटी मिलता है तो कहाँ से मिलता है? वो पावर प्लांट से मिलता है। कहाँ से मिलता है? पावर प्लांट से। तो पावर प्लांट क्या करता है? एनर्जी बनाता है। उसी तरह सेल में एनर्जी कौन बनाता है? सेल में एनर्जी एटीपी के फॉर्म में, बिल्कुल सही, एटीपी के फॉर्म में कौन बनाता है? तो इसका आंसर देखते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया। क्या होगा इसका? माइटोकॉन्ड्रिया। इसका आंसर हम लोग देखते हैं, तो इसका आंसर हो गया माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया प्रोवाइड्स एटीपी थ्रू सेलुलर रिस्पिरेशन। सेलुलर रिस्पिरेशन के जरिए एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? अगर आपको आता है तो कमेंट कीजिए। एटीपी का फुल फॉर्म अगर आता हो तो बताइए।
इसका फुल फॉर्म बताना है, एटीपी का फुल फॉर्म। एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, तो एटीपी का फुल फॉर्म याद रखना है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोकैरियोटिक सेल्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय द एब्सेंस ऑफ। प्रोकैरियोटिक सेल्स में क्या चीज़ का एब्सेंट होता है? प्रोकैरियोटिक सेल्स में किस चीज़ का एब्सेंस होता है? प्रोकैरियोटिक सेल्स में किस चीज़ का एब्सेंस होता है? प्रोकैरियोटिक सेल्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय द एब्सेंस ऑफ। तो इसका आंसर हम लोग देखते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स में किस चीज़ का एब्सेंस होता है? तो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एंड मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल्स। प्रोकैरियोटिक सेल्स में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है। वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है। वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है। और जो ऑर्गेनल्स होता है उसका मेम्ब्रेन भी नहीं होता है। वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, मेम्ब्रेन होता है लेकिन वेल डिफाइंड नहीं होता है, अच्छे से नहीं होता है। तो ये है प्रोकैरियोटिक सेल। और एक होता है ईओकैरियोटिक सेल। ईओकैरियोटिक सेल में क्या होता है? उसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है। क्या होता है? वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। ईओ मीन्स होता है ट्रू। ट्रू मीन्स उसमें सभी चीज़ सही से पाया गया है। अब यहाँ एक्सप्लेनेशन देखते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स लैक ए न्यूक्लियस एंड मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल्स बट कंटेन साइटोप्लाज्म, सेल मेम्ब्रेन एंड जेनेटिक मटेरियल। उसमें क्या होता है? साइटोप्लाज्म होता है। साइटोप्लाज्म होता है, सेल मेम्ब्रेन भी होता है, लेकिन अच्छे से डेवलप नहीं होता है। इसलिए प्रो मीन्स प्रीमेटिव, पहले का है, पहले का सेल है। ये किसी कैसा सेल है? पहले का सेल है। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब बताना, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। ये बहुत इजी क्वेश्चन है। सेल वॉल ऑफ ए प्लांट। प्लांट में क्या होता है? सेल वॉल होता है। प्लांट में क्या होता है? सेल वॉल होता है। तो सेल वॉल किस चीज़ से बना होता है? सेल वॉल किस चीज़ से बना होता है? सेल वॉल किस चीज़ से बना होता है? इसका आंसर बताना है। सेल वॉल किस चीज़ से बना होता है? तो इसका ऑप्शन ए है प्रोटीन। ऑप्शन ए है प्रोटीन। सही जवाब है सेलुलोज। सेलुलोज क्या है? तो ये आपका सही है। खान जी, आपका बिल्कुल सही है। सेलुलोज इसका करेक्ट आंसर है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसका सेलुलोज क्या है? आंसर सही है। सेलुलोज के बारे में थोड़ा और जानते हैं। सेलुलोज इज ए कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट दैट प्रोवाइड्स अ स्ट्रक्चरल सपोर्ट टू ए प्लांट सेल वॉल। तो सेलुलोज क्या है? एक तरह का कार्बोहाइड्रेट ही है। सेलुलोज क्या है? एक तरह का कार्बोहाइड्रेट ही है। सेलुलोज क्या है? कार्बोहाइड्रेट ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। अब यहाँ पे आ जाता है एक नया कॉन्सेप्ट, वो होता है सेल डिवीज़न। तो दो तरह का सेल डिवीज़न होता है। कितने तरह का सेल डिवीज़न होता है? अगर आपको पता है तो कमेंट कीजिए, कितने तरह का सेल डिवीज़न होता है? सेल डिवीज़न कितने टाइप्स का होता है?
कमेंट कीजिए। सेल डिवीजन दो टाइप्स का होता है, बिल्कुल सही। और एक होता है माइटोसिस और एक होता है मियोसिस। तो इस क्वेश्चन में देखते हैं क्या पूछा गया है। विच सेल डिवीजन प्रोसेस रिजल्ट्स इन टू जेनेटिकली आइडेंटिकल डॉटर सेल्स। तो ऐसा सेल डिवीजन जिसमें दो एक जैसा, आइडेंटिकल मीन्स एक जैसा डॉटर सेल्स में टूट जाता है, एक जैसा डॉटर सेल्स में टूट जाता है। तो ये कौन सा सेल डिवीजन है, ये कौन सा सेल डिवीजन है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर देखते हैं, माइटोसिस। क्या आंसर है इसका? माइटोसिस। माइटोसिस प्रोड्यूसेस टू डॉटर सेल्स विथ आइडेंटिकल जेनेटिक मटेरियल। तो माइटोसिस क्या होता है? उसमें दो आइडेंटिकल में टूट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइबोसोम्स आर प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ। ये आसान क्वेश्चन है। राइबोसोम्स किस चीज़ का सिंथेसिस करता है? प्रोटीन्स का, प्रोटीन्स का। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। प्रोटीन्स का सिंथेसिस करता है। इसका थोड़ा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो ये ज़्यादा इसमें डीप में नहीं जाना है, प्रोटीन्स का सिंथेसिस करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। ये अच्छा क्वेश्चन है, ये न्यू बुक के अनुसार है। राइबोसोम्स क्या होता है? राइबोसोम्स का मेनली काम है प्रोटीन सिंथेसिस का। और ये जो दो तरह का इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो जो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसमें भी राइबोसोम्स पाया जाता है। रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम्स होने के कारण, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम्स होने के कारण ही उसको रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा गया है। और जिसमें नहीं है, जिसमें राइबोसोम्स नहीं है, वो है स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, तो हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब आ जाता है सेल थ्योरी से। कौन सा टॉपिक है? सेल थ्योरी। कौन सा टॉपिक है? सेल थ्योरी। तो सेल थ्योरी को एक्सपेंड किसने किया? एक्सपेंड मतलब पहले किसी ने सेल थ्योरी दिया, पहले किसी ने सेल थ्योरी दिया, स्वान और शेल्डन ने। तो उसको और इलेबोरेट किया, उसको और इलेबोरेट किसने किया? सी ऑप्शन, सी ऑप्शन सही है। अच्छा देखते हैं, सी ऑप्शन, सी ऑप्शन। अभी हम लोग इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो सेल थ्योरी को एक्सप्लेन किसने किया? बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब। रडल्फ विर्चो प्रपोज दैट ऑल सेल कम्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स कंप्लीटिंग द मॉडर्न सेल थ्योरी। तो सेल थ्योरी को एक्सपेंड इसने किया, बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 बहुत देखते हैं कैसा क्वेश्चन है। ह्यूमन रेड ब्लड सेल्स लैक ए न्यूक्लियस टू। ह्यूमन रेड ब्लड सेल लैक ए न्यूक्लियस टू। किस लिए उसमें न्यूक्लियस नहीं होता है? किस लिए न्यूक्लियस नहीं रखता है? इसका आंसर बताना, किस लिए न्यूक्लियस नहीं रखता है?
ह्यूमन रेड ब्लड सेल आरबीसी, आरबीसी का एक और नाम है, उसका नाम बताना है। आरबीसी को एक और नाम से जाना जाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? आरबीसी को एक और नाम से जाना जाता है, उसको क्या कहते हैं? इसको रेड ब्लड सेल भी कहा जाता है, रेड ब्लड कॉर्पसेल्स भी कहा जाता है, और एक कहा जाता है इर्थोसाइट्स। क्या कहा जाता है? इर्थोसाइट्स। तो इसका हम लोग आंसर देखते हैं। न्यूक्लियस टू लिव लॉन्गर, उसको ज़्यादा दिन तक रहना है क्या आरबीसी को? डिवाइड फास्टर, डिवाइड करने के लिए रखता है। इसका फंक्शन क्या है भैया? आरबीसी ब्लड में आरबीसी पाया जाता है, डब्ल्यूबीसी पाया जाता है, प्लेटलेट्स पाया जाता है, तो सभी का अपना अपना काम है। डब्ल्यूबीसी का काम है जो फाइट करने के लिए, मतलब कि जो इन्फेक्शन ये सब होता है उससे फाइट करने के लिए, मतलब कि एक तरह का हम लोग को प्रोटेक्ट करने के लिए कहता है। और आरबीसी में हेमोग्लोबिन पाया जाता है। क्या पाया जाता है आरबीसी में? हेमोग्लोबिन। आरबीसी में हेमोग्लोबिन पाया जाता है, जो कि एक तरह का पिगमेंट है जो हम लोग ब्लड को रेड करता है, ब्लड को रेड करता है, और ये ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने में मदद करता है, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने में मदद करता है। और ऑक्सीजन को बोले तो ट्रांसपोर्ट करने में ब्लड के थ्रू, किसके थ्रू? ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्ट करने में मदद करता है। तो ये इसका हम लोग देखें, हाँ, इसका आंसर भी यही है कि ह्यूमन रेड ब्लड सेल लैक ए न्यूक्लियस टू प्रोवाइड मोर स्पेस फॉर हेमोग्लोबिन टू ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने के लिए इसमें न्यूक्लियस नहीं होता है। मेन रीजन यही है। और ब्लड को रेड करता है, हेमोग्लोबिन का प्रेजेंस उसी में होता है, हेमोग्लोबिन उसी में होता है। अगर हेमोग्लोबिन कम रहेगा तो इंसान के पास एनर्जी नहीं रहेगा। तो कम से कम 13 के आसपास, 11 से 13 के आसपास, उससे ऊपर रहना चाहिए, और 18 से कम रहना चाहिए। तो हेमोग्लोबिन का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। ठीक है, अभी मेन हम लोग सिर्फ क्वेश्चन के हिसाब से डिस्कशन कर रहे हैं, और जब इसका डिटेल वीडियो आएगा, जब एक्सप्लेनेशन करेंगे तो उसमें और डिटेल से बताएंगे। जब इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन करेंगे तो और डिटेल से बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विदाउट ए न्यूक्लियस आरबीसी हैव मोर रूम टू कैरी ऑक्सीजन विच ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन थ्रू आउट द बॉडी। तो अगर न्यूक्लियस नहीं रहेगा तो उसके पास ज़्यादा जगह रहेगा, उसके पास क्या रहेगा? स्पेस ज़्यादा रहेगा, तो वो ऑक्सीजन को अच्छे से ट्रांसपोर्ट कर सकता है। मतलब इस क्वेश्चन में कहने का है कि न्यूक्लियस क्यों नहीं होता है, न्यूक्लियस क्यों नहीं रखता है, आरबीसी क्यों नहीं न्यूक्लियस रखता है? न्यूक्लियस इसीलिए नहीं रखता है ताकि ज़्यादा उसको स्पेस मिले और वो ऑक्सीजन को अच्छे से ट्रांसपोर्ट कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which organelle is responsible for breaking down unwanted materials and keep the cell clean? सेल को क्लीन रखने में कौन मदद करता है? अनवांटेड मटेरियल जो है उसका ब्रेकडाउन करता है
और सेल को क्लीन रखता है, लाइसोजोम्स। ठीक है, इसका एक और किस नाम से पूछा जाता है बताइए, इसको और क्या कहा जाता है, इसको और क्या कहा जाता है, लाइसोजोम्स को और क्या कहा जाता है, लाइसोजोम्स को और क्या कहा जाता है, मतलब किस नाम से और जाना जाता है। मैं पूछ रहा हूं कि सुसाइडल बैग किसे कहा जाता है, सुसाइडल बैग, सुसाइडल बैग किसे कहा जाता है। अगर इसको फूड नहीं मिलेगा तो ये अपने आप को डिस्ट्रॉय कर देता है, अपने आप को डिस्ट्रॉय कर देता है। इसीलिए जो लाइसोजोम जो भी बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं, इसको सुसाइडल बैग भी कहा जाता है, क्योंकि खुद को डिस्ट्रॉय कर लेता है, खुद को डिस्ट्रॉय कर लेता है। बिल्कुल सही। तो लाइसोजोम्स कंटेन डाइजेस्टिव एंजाइम दैट ब्रेक डाउन वेस्ट मटेरियल एंड सेलुलर डेब्रीज। तो इसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स होता है, और ये क्या करता है, इसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स होता है, और ये क्या करता है, जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसको खुद ही डाइजेस्ट कर देता है, उसको ब्रेक डाउन करके क्लीन रखता है, सेल को क्या करता है, क्लीन रखता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 13। अब आ गया सेल डिवीजन से फिर क्वेश्चन, किससे आ गया, सेल डिवीजन से फिर क्वेश्चन आ गया। मियोसिस अकर्स इन द सेल्स ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स टू प्रोड्यूस। मियोसिस किस में होता है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में होता है। किस लिए होता है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। मियोसिस अकर्स इन द सेल्स ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के सेल्स में क्या होता है, मियोसिस होता है। क्या होता है, मियोसिस होता है। क्या प्रोड्यूस करता है, क्या प्रोड्यूस करता है, इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर देखने के लिए रेडी हो जाइए। बिल्कुल सही आंसर होगा सी, बिल्कुल सही आंसर क्या है, सी है। तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में क्या होगा, गैमेट्स ही फॉर्मेशन होगा। क्या फॉर्मेशन होगा, गैमेट्स का ही फॉर्मेशन होगा। किस चीज़ का फॉर्मेशन होगा, गैमेट्स का। किस चीज़ का फॉर्मेशन होगा, गैमेट्स का। Meiosis occurs in the cells of reproductive organs to produce gametes। क्या प्रोड्यूस करेगा, गैमेट्स। क्या प्रोड्यूस करेगा, गैमेट्स। अब हम लोग देखते हैं मियोसिस प्रोड्यूसेस गैमेट्स। तो मियोसिस क्या प्रोड्यूस करता है, गैमेट्स, स्पर्म और एग सेल्स विद द हाफ ऑफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अब कौन सा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये एकदम नया बुक के हिसाब से क्वेश्चन है। जो नया बुक एक्सप्लोरेशन आया है उसके बुक के हिसाब से क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है द फ्लूइड मोसाइक मॉडल एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ द। तो ये जो मॉडल है किस चीज़ का स्ट्रक्चर बताता है, ये जो मॉडल है किस चीज़ का स्ट्रक्चर बताता है। तो हम लोग देखते हैं सेल वॉल, सेल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, साइटोस्केलेटन किस चीज़ का बताता है, किस चीज़ का बताता है, आंसर कमेंट कीजिए।
तो सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर बताता है सेल मेम्ब्रेन का। फ्लूइड मोसाइक मॉडल एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ द model describe the cell membrane as a flexible layer with embedded proteins। फ्लूइड मोसाइक मॉडल में क्या बताता है? इसमें बताता है सेल मेम्ब्रेन एज ए फ्लेक्सिबल लेयर। सेल मेम्ब्रेन क्या? फ्लेक्सिबल मेम्ब्रेन है। क्या है? फ्लेक्सिबल मेम्ब्रेन विथ इम्बेडेड प्रोटीन्स, जिसके अंदर प्रोटीन्स है। तो फ्लूइड मोसाइक मॉडल में किसके बारे में बताया गया है? सेल मेम्ब्रेन के बारे में बताया गया है। और उसमें क्या है? प्रोटीन्स पाया जाता है। उसमें क्या पाया जाता है? प्रोटीन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन प्लांट्स द लार्ज सेंट्रल वैक्यूल इज फिल्ड विथ ए वाटरी फ्लूइड कॉल्ड। ये तो आसान क्वेश्चन है। सेंट्रल वैक्यूल प्लांट्स में क्या होता है? वैक्यूल्स जो होता है बहुत लार्ज होता है, तो उसमें जो वाटर जैसा फ्लूइड भरा होता है उसको क्या कहते हैं? वाटर जैसा फ्लूइड भरा होता है उसको क्या कहते हैं? वाटर जैसा जो फ्लूइड भरा होता है उसको क्या कहा जाता है? वाटर जैसा फ्लूइड भरा होता है उसको क्या कहा जाता है? वाटर जैसा फ्लूइड भरा होता है उसको क्या कहा जाता है? इसका आंसर देना है कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। इसको हम लोग कहते हैं सेल सैप। क्या कहा जाता है? सेल सैप। तो प्लांट्स में लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होता है। वैक्यूल एक तरह का सेल ऑर्गेनल है। वैक्यूल क्या है? सेल ऑर्गेनल है जो साइटोप्लाज्म के अंदर होता है। साइटोप्लाज्म के अंदर वैक्यूल होता है। साइटोप्लाज्म के अंदर वैक्यूल होता है। सभी जितना भी सेल ऑर्गेनल्स है सबका अपना अपना काम है। और एक वीडियो हम पहले भी बना चुके हैं, बस शॉर्ट वीडियो है। कितना? सिर्फ 5 मिनट का वीडियो बना चुके हैं, इस चैनल पे अपलोडेड है। उसमें सभी का फंक्शन बताया गया है। और आज का जो वीडियो है इसमें हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है। तो वैक्यूल एक तरह का सेल ऑर्गेनल है जो कि साइटोप्लाज्म के अंदर होता है। और प्लांट सेल का बात है तो उसमें लार्ज वैक्यूल होता है। क्या होता है? लार्ज वैक्यूल होता है। सबका अपना अपना काम है। ठीक है। तो इसमें जो वैक्यूल होता है उसमें बहुत बड़ा होता है और उसमें वाटर जैसा फ्लूइड होता है। वो फ्लूइड को हम कहते हैं सेल सैप। द सेल सैप इन प्लांट वैक्यूल्स स्टोर वाटर, न्यूट्रिएंट्स एंड वेस्ट प्रोडक्ट। तो ये वैक्यूल क्या करता है? ये वैक्यूल क्या करता है? तो वाटर को, न्यूट्रिएंट्स को और वेस्ट प्रोडक्ट को रखता है, स्टोर करता है। वेस्ट प्रोडक्ट को स्टोर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 16। बहुत बढ़िया क्वेश्चन। एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल प्रोड्यूस ड्यूरिंग सेलुलर रिस्पिरेशन। ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। इसी से रिलेटेड जब हम लोग पढ़ रहे थे पावर हाउस ऑफ द सेल। क्या पढ़ रहे थे? पावर हाउस ऑफ द सेल जब पढ़ रहे थे तो उसमें एक फुल फॉर्म बताए थे। एटीपी का फुल फॉर्म एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। तो उसको कहा जाता है एनर्जी करेंसी। क्या कहा जाता है? एनर्जी करेंसी कहा जाता है एटीपी को। एनर्जी करेंसी बिल्कुल सही। एटीपी बिल्कुल सही आंसर। एटीपी को एनर्जी करेंसी कहा जाता है। ये
नया बुक जो आया एक्सप्लोरेशन, उसके हिसाब से पढ़ा रहे हैं। इसका एक्सप्लेनेशन कुछ देख लेते हैं। एटीपी स्टोर्स एंड ट्रांसफर एनर्जी फॉर सेलुलर प्रोसेस एंड इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन। तो सेलुलर रेस्पिरेशन के समय एटीपी प्रोड्यूस होता है। इसको एनर्जी करेंसी भी कहा जाता है। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन? इसका आंसर एकदम जल्दी से बताना। अब थोड़ा फास्ट चलेंगे। अब बहुत अच्छा रहेगा, सभी का फंक्शन समझ में आ जाएगा अगर पूरा वीडियो देख लिया। ये फुल 50 क्वेश्चंस में लगभग सभी टॉपिक से इसमें डिस्कशन किया जाएगा। तो अगर पूरा वीडियो देखने के बाद सब चीज़ समझ में आएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन। विच ऑर्गेनल कौन सा ऑर्गेनल है एक्ट्स एज द पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल? सेल का पोस्ट ऑफिस है, मतलब कि मॉडिफाइंग एंड पैकेजिंग प्रोटीन्स। पोस्ट ऑफ द सेल मॉडिफाइंग एंड पैकेजिंग प्रोटीन्स। पोस्ट ऑफिस किसे कहा जाता है? पोस्ट ऑफिस सेल में पोस्ट ऑफिस कौन है? ऑप्शन सी 100%। ऑप्शन सी देखते हैं, बिल्कुल आपका आंसर चेक होता है। ऑप्शन सी 100%। ऑप्शन सी 100%, बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब, बहुत सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब। गोल्गी एपरेटस। तो अभी हम लोग समझ गए जो गोल्गी एपरेटस है इसका काम समझ में आ गया, क्योंकि ये क्या करता है? पैकेजिंग करता है। क्या करता है? पैकेजिंग, मॉडिफाइंग एंड पैकेजिंग। इसीलिए इसको पोस्ट ऑफिस कहा गया है। क्या कहा गया है? पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल। इसीलिए इसको पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल कहा गया। गोल्गी एपरेटस मॉडिफाइज सॉर्ट्स एंड पैकेज प्रोटीन्स फॉर ट्रांसपोर्ट। ये पैकेजिंग का काम करता है। अब अगर हम लोग समझें फैक्ट्री के जैसा, तो फैक्ट्री में पावर हाउस किया कौन था? माइटोकॉन्ड्रिया था। ये क्या किया? पैकेजिंग किया। ये क्या किया? पैकेजिंग। अब कोई क्या करेगा? ट्रांसपोर्ट करेगा। कोई क्या करेगा? ट्रांसपोर्ट करेगा। तो इसी तरह हम लोग आगे देखते रहेंगे तो हम लोग को समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्रोमोसोम्स जो होता है, क्रोमोसोम्स आर कंपोज्ड ऑफ डीएनए एंड। क्रोमोसोम्स डीएनए से बनता है और किस चीज़ से बनता है? डीएनए से बनता है और किस चीज़ से बनता है? डीएनए से और किस चीज़ से बनता है? डीएनए से बनता है और किस चीज़ से बनता है? डीएनए से बनता है और किस चीज़ से बनता है? डीएनए, जैसे हम लोग देखे थे डीएनए, डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। और जो क्रोमोसोम्स है और किस चीज़ से बनता है? डीएनए से। डीएनए प्लस और क्या? डीएनए प्लस और क्या? डीएनए के साथ और कौन सा चीज़ है जो इसको बनाता है? अब यहाँ पे शॉर्ट में आंसर दे दिया है, डीएनए प्लस स्पेसिफिक प्रोटीन्स। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जिसको कहा जाता है हिस्टोन। हिस्टोन से बनता है। किस चीज़ से बनता है? हिस्टोन। जो स्पेसिफिक तरह का प्रोटीन है जिसका नाम है हिस्टोन। क्या नाम है? हिस्टोन। बी बिल्कुल सही जवाब। बी क्या है? बिल्कुल सही जवाब है। और इसमें अच्छे से याद रखना है कि ये किससे बनता है? हिस्टोन से बनता है। हेल्प पैकेज डीएनए इनटू क्रोमोसोम्स। ठीक है, तो डीएनए प्लस हिस्टोन, डीएनए प्लस हिस्टोन। नेक्स्ट क्वेश्चन। What happens to a plant cell when it is placed in hypertonic solution? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। अगर एक प्लांट सेल को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में, 3 तरह का सॉल्यूशन होता है। क्रोमोसोम्स जो होता है
ये हमारे न्यूक्लियस में पाया जाता है। एक तरह का क्या बोलें इसको, जेनेटिक मटेरियल है। क्रोमोसोम्स क्या है, जेनेटिक मटेरियल, जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफ़र होता है। और क्रोमोसोम्स के अंदर ही पाया जाता है डीएनए और हिस्टोन, डीएनए और हिस्टोन पाया जाता है। तो क्रोमोसोम्स क्या है, क्रोमोसोम एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है जिसमें कि जेनेटिक मटेरियल होता है, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफ़र होता है। तो क्रोमोसोम समझ में आया, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, क्रोमोसोम समझ में आया क्या? क्रोमोसोम्स न्यूक्लियस के अंदर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसमें थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसमें पाया जाता है डीएनए, वही एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफ़र होता है, वही एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में। हर एक सेल के डीएनए में, हर एक सेल के न्यूक्लियस में पाया जाता है क्रोमोसोम्स, और क्रोमोसोम्स बना है डीएनए और हिस्टोन से, क्रोमोसोम्स बना है डीएनए और हिस्टोन से। यस, वेरी गुड। अब चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। प्लांट सेल को अगर हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखा जाए तो क्या होगा? प्लांट सेल को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखा जाए तो क्या होगा? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, प्लांट सेल को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखा जाए तो क्या होगा? What happens to a plant cell when it is placed in hypertonic solution? The inner content shrinks, सिकुड़ जाएगा, while the cell wall maintains shape. अगर हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में प्लांट सेल को रख दें तो क्या होगा? तो क्या होगा, अंदर का जो उसमें सेल के अंदर जो भी चीज़ है, सेल के अंदर भी जो भी चीज़ है वो श्रिंक कर जाएगा, सिकुड़ जाएगा। जैसे इसको समझते हैं इस तरह से, ये है एक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, इसमें रख दिए सेल को, क्या रख दिए? सेल को, क्या रख दिए? सेल को। इसमें जो ऑर्गेनल्स है ये श्रिंक कर जाएगा, ये सब ऑर्गेनल्स क्या हो जाएगा? श्रिंक कर जाएगा। क्या कर जाएगा? श्रिंक, सिकुड़ जाएगा। और सेल वॉल इसका शेप को मेंटेन रखेगा। सेल वॉल क्या है? शेप को मेंटेन रखेगा, क्योंकि जो कंसंट्रेशन है वो अंदर की ओर जाएगा। क्या जाएगा? अंदर की ओर। तो अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या देखते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम लोग देखते हैं प्लास्टिड। प्लास्टिड एक तरह का ऑर्गेनल है। क्या है? प्लास्टिड। तो इसका देखते हैं प्लास्टिड। 3 तरह का प्लास्टिड होता है, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है, क्रोमोप्लास्ट। तो क्रोमोप्लास्ट की वजह से ही फ्लावर्स और फ्रूट्स में कलर होता है। क्रोमोप्लास्ट के वजह से ही फ्लावर और फ्रूट्स में कलर होता है। ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस प्लास्टिड है। ल्यूकोप्लास्ट क्या है? कलरलेस प्लास्टिड है। और क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो तो ग्रीन प्लांट्स को क्या रखता है? ग्रीन रखता है। प्लांट्स को क्या रखता है? क्योंकि उसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। उसमें क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल। तो प्लास्टिड के बारे में समझ में आया क्या? क्या प्लास्टिड के बारे में समझ में आया? जल्दी बताइए प्लास्टिड के बारे में। 3 तरह का प्लास्टिड होता है, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट के वजह
जो फ्लावर्स और फ्रूट्स होता है उसमें कलर हो जाता है, फ्लावर्स और फ्रूट्स में कलर होता है, और जो लीव्स का कलर होता है वो क्लोरोप्लास्ट की वजह से होता है। किसके वजह से? क्लोरोप्लास्ट की वजह से। क्रोमोप्लास्ट कंटेन पिगमेंट्स दैट गिव कलर टू फ्लावर्स एंड फ्रूट्स, कलर टू फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि रफ इंडोप्लाज्मिक रफ क्यों होता है। दो तरह का इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, एक होता है रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक होता है रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और एक होता है अस्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कैसा इंडोक्लूम? रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और एक होता है अस्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो रफ होता है राइबोसोम्स के प्रेजेंस होने से। राइबोसोम्स अगर प्रेजेंस रहेगा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर तो वो रफ हो जाएगा। तो इसका आंसर हम लोग देखें, इसका और अच्छे से देखते हैं आगे। इसका आंसर अब देखते हैं स्लाइड्स में क्या लिखा हुआ है। तो राइबोसोम्स की वजह से रफ हो जाता है। RER हैज राइजोसोम अटैच्ड टू सरफेस गिव इट सर रफ अपीयरेंस अंडर द माइक्रोस्कोप। रफ किसकी वजह से हो जाता है? राइबोसोम्स की वजह से रफ हो जाता है, राइबोसोम्स की वजह से रफ हो जाता है। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following are acellular infectious agents that lack a protein coat? मतलब वायरस, बैक्टीरिया, वीरोइड्स एंड प्रायोन्स ये इन्फेक्शन काज करने वाला एजेंट्स है जिसमें प्रोटीन का कोटिंग नहीं होता है। प्रोटीन का कोटिंग दैट लैक ए प्रोटीन कोट, प्रोटीन कोट नहीं होता है। इसका आंसर क्या होगा? प्रोटीन कोट्स नहीं होता है। जैसे वायरस होता है, जैसे वायरस होता है, बैक्टीरिया, प्रायोन्स, वीरोइड्स, ये सब एक में प्रोटीन कोट्स नहीं होता है। इसका आंसर ए वायरस। आंसर चेक करते हैं। इसका आंसर देखिए, आंसर देखिए, इसका आंसर होगा सी। आंसर क्या होगा? सी, वेल ट्राई। Viroids are small RNA molecules without a protein coat. प्रोटीन कोट नहीं होता है। वीरोइड्स क्या पढ़ते हैं इसको? वायरॉइड्स के पास प्रोटीन कोट्स नहीं होता है। लेकिन प्रायोन्स हैव प्रोटीन बट नो न्यूक्लिक एसिड। लेकिन प्रायोन्स के पास प्रोटीन्स होता है, इसके पास नहीं होता है, इसके पास होता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन। The process of programmed cell death is essential for the process of programmed cell death PCD is essential for। इस क्वेश्चन को अच्छे से देखना, ये सब ओल्ड बुक में नहीं था, न्यू बुक में है। ये सब क्वेश्चन न्यू बुक के अनुसार है। तो PCD क्रिएटिंग ट्यूमर्स, नॉर्मल डेवलपमेंट, सेलुलर क्वालिटी कंट्रोल, इंक्रीजिंग सेल साइज, बैक्टीरियल रिप्रोडक्शन। इसको हम लोग अच्छे से देखते हैं। इसका आंसर देखते हैं।
Process of programmed cell death, PCD, is essential for normal development and cellular quality control. एक तरह का प्रोसेस है, ये क्या है, एक तरह का प्रोसेस है जिसमें कि अनवांटेड सेल को एलिमिनेट किया जाता है। अनवांटेड सेल को एलिमिनेट किया जाता है। जब भी कोई सेल डेवलप हो रहा है उसके अंदर अनवांटेड सेल आ जाता है, तो इस प्रोसेस के जरिए उस अनवांटेड सेल को उसको क्या किया जाता है, रिमूव किया जाता है। क्या किया जाता है, रिमूव किया जाता है। तो ये है पीसीडी। क्या है, पीसीडी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, which organelle is functionally linked to ER and cell membrane for protein transport? ER, which organelle is functionally linked to ER and cell membrane for protein transport? प्रोटीन ट्रांसपोर्ट के लिए ER से कौन लिंक्ड होता है, ER से कौन लिंक्ड होता है? प्रोटीन ट्रांसपोर्ट के लिए ER से कौन लिंक्ड होता है? प्रोटीन ट्रांसपोर्ट के लिए ER से कौन लिंक्ड होता है? इसका आंसर होगा गोल्गी एपरेटस। क्या होगा, गोल्गी एपरेटस। क्या होगा, ऑप्शन ए। Functionally linked to ER and cell membrane for protein transport. अब इसका आंसर अच्छे से समझते हैं, इसका आंसर अच्छे से समझते हैं। गोल्गी एपरेटस रिसीव्स प्रोटीन फ्रॉम ER। गोल्गी एपरेटस रिसीव्स प्रोटीन फ्रॉम ER। ER से प्रोटीन को लेता है, उसको मॉडिफाई करता है और फिर पैकेजिंग करता है। और फिर क्या करता है, पैकेजिंग करता है। और फिर क्या करता है, पैकेजिंग। और फिर क्या करता है, पैकेजिंग। तो इसका राइट आंसर होगा गोल्गी एपरेटस। गोल्गी एपरेटस रिसीव्स प्रोटीन्स फ्रॉम ER, मॉडिफाइज देम। उस प्रोटीन को क्या करता है, मॉडिफाई करता है, उस प्रोटीन को मॉडिफाई करता है और पैकेज फॉर ट्रांसफर टू द सेल मेम्ब्रेन, पैकेज टू द ट्रांसफर टू द सेल मेम्ब्रेन। तो गोल्गी एपरेटस क्या करता है, पैकेजिंग करता है। क्या करता है, पैकेजिंग। तो ER से लिंक्ड कौन होता है, गोल्गी एपरेटस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू, ए नैनोमीटर इज इक्वल टू, नैनोमीटर किसके बराबर है, ए नैनोमीटर इज इक्वल टू। इसका आंसर देखते हैं, नैनोमीटर किसके बराबर है, नैनोमीटर किसके बराबर है, 1 बिलियंथ ऑफ ए मीटर, 1 बिलियंथ ऑफ ए मीटर। एक नैनोमीटर इज इक्वल टू 1 बिलियंथ ऑफ ए मीटर, 1 बिलियंथ ऑफ ए मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, if the eyepiece and objective lens both have a 100x magnification, the total magnification is, eyepiece and objective lens both have a 10x magnification, the total magnification is, तो टोटल मैग्निफिकेशन कितना हो जाएगा, आप किस चीज़ के बारे में पूछ रहे हैं, आप किस चीज़ के बारे में पूछ रहे हैं, ये क्या होता है भैया, क्या होता है भैया, कौन सा क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन पूछ रहे हैं आप,
प्रीवियस क्वेश्चन, प्रीवियस क्वेश्चन तो टोटल मैग्नीफिकेशन कितना होगा, टोटल मैग्नीफिकेशन कितना होगा? तो इसका आंसर होगा 100x। If eyepiece and objective lens both have 10x magnification, the total magnification is। तो इस क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं, द टोटल मैग्नीफिकेशन जो होता है, आई पीस का मैग्नीफिकेशन और ऑब्जेक्टिव मैग्नीफिकेशन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। आई पीस का मैग्नीफिकेशन और ऑब्जेक्टिव मैग्नीफिकेशन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, दोनों को क्या किया जाता है, मल्टीप्लाई, तो यह आ जाता है 100x। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल्स ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का एग्जाम्पल कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स का एग्जाम्पल कौन सा है? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स का एग्जाम्पल कौन सा है? तो ये बहुत आसान है, बैक्टीरिया, ईस्ट, एमीबा बैक्टीरिया, ह्यूमन, फिश, बर्ड्स। तो ह्यूमन, फिश, बर्ड्स ये तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। ह्यूमन, फिश, बर्ड्स क्या है? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। तो इसका आंसर होगा ह्यूमन्स, फिश एंड बर्ड्स। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द जेनेटिक मटेरियल इन प्रोकैरियोटिक सेल इज बॉन्ड फाउंड इन ए रीजन कॉल्ड दी। जेनेटिक मटेरियल किस में पाया जाता है? जेनेटिक मटेरियल इन ए प्रोकैरियोटिक सेल इज फाउंड इन ए रीजन कॉल्ड। किस रीजन में जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है? किस रीजन में जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है? किस रीजन में जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है? न्यूक्लियोइड में। किस में पाया जाता है? न्यूक्लियोइड में। प्रोकैरियोटिक सेल में जो न्यूक्लियोइड होता है उसमें पाया जाता है, उसमें पाया जाता है जेनेटिक मटेरियल। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29। Which scientist proposed that any living plant cell has the ability to develop into a complete plant? प्लांट सेल का कौन सा एबिलिटी है? हैज़ द एबिलिटी टू डेवलप इनटू कंप्लीट प्लांट सेल। छोटा सा प्लांट सेल है वो डेवलप हो जाएगा बड़ा प्लांट सेल में। तो ये किसने बताया? ये किसने बताया? कौन सा साइंटिस्ट ने बताया? Which scientist proposed that any living plant cell कोई आंसर होगा बी। क्वेश्चन आंसर क्या होगा? बी होगा। ये जो साइंटिस्ट है इसने किस चीज़ का कॉन्सेप्ट दिया? टोटीपोटेंसी, टोटीपोटेंसी का कॉन्सेप्ट दिया, टोटीपोटेंसी का कॉन्सेप्ट दिया। कॉन्सेप्ट ऑफ टोटीपोटेंसी इन प्लांट सेल, कॉन्सेप्ट ऑफ टोटीपोटेंसी इन प्लांट सेल, कॉन्सेप्ट ऑफ टोटीपोटेंसी इन प्लांट सेल।
तो टोटिपोटेंसी का कॉन्सेप्ट किसने दिया, ये हम लोग देख लिए। क्वेश्चन नंबर 30 अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन रिजल्टिंग फ्रॉम एरर्स इन माइटोसिस कैन लीड टू। माइटोसिस के वजह से अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन हो जाता है, अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन हो जाता है, तो उससे क्या प्रॉब्लम होगा, उससे क्या प्रॉब्लम होगा। अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन रिजल्टिंग फ्रॉम एरर्स इन माइटोसिस, माइटोसिस में अगर कोई एरर आ गया तो अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन होगा, जिससे क्या क्या प्रॉब्लम होगा, जिससे क्या प्रॉब्लम होगा। तो इसका आंसर हम लोग देखते हैं, ट्यूमर्स का फॉर्मेशन होगा। क्या फॉर्मेशन होगा, एरर्स इन माइटोसिस कैन कॉज अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन लीड्स टू ट्यूमर फॉर्मेशन, ट्यूमर का फॉर्मेशन हो जाएगा। किस चीज़ का फॉर्मेशन होगा, ट्यूमर का, ट्यूमर का फॉर्मेशन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 31, chlorophyll is located within disc shaped membrane structure inside the। क्लोरोफिल का लोकेशन क्या है, क्लोरोफिल का लोकेशन क्या है, क्लोरोफिल का लोकेशन क्या है। चलिए आगे देख लेते हैं, आगे ही देख लेते हैं। द गेट कीपर ऑफ द सेल मेम्ब्रेन दैट हेल्प्स सब्सटेंस पास थ्रू आर। गेट कीपर किसको कहा जाता है, मेम्ब्रेन proteins acts as a channel and transporter for selecting passage of substance। तो जो मेम्ब्रेन का प्रोटीन होता है उसको गेट कीपर कहा गया। मेम्ब्रेन प्रोटीन्स एक्ट एज चैनल एंड ट्रांसपोर्टर्स फॉर सेलेक्टिव पैसेज ऑफ सब्सटेंस। प्रोटीन्स को कहा गया गेट कीपर, प्रोटीन्स को कहा गया गेट कीपर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ। स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किस चीज़ का सिंथेसिस करता है, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किस चीज़ का सिंथेसिस करता है, फैट्स एंड हार्मोन्स का सिंथेसिस करता है, फैट्स एंड हार्मोन्स। सिंथेसिस लिपिड्स स्टेरॉइड्स एंड हार्मोन्स, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेक्स प्रोटीन्स। सिंथेसिस किसका, लिपिड्स स्टेरॉइड्स एंड हार्मोन्स, तो फैट्स एंड हार्मोन्स का सिंथेसिस करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, नेट मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम ए हायर टू ए लोअर कंसंट्रेशन विदाउट ए मेम्ब्रेन। बिना मेम्ब्रेन के हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन बिना मेम्ब्रेन के ट्रांसपोर्ट होता है तो उसको मूवमेंट होता है, उसको क्या कहते हैं, उसको कहा जाता है डिफ्यूजन। क्या कहा जाता है, डिफ्यूजन। डिफ्यूजन ये पैसिव मूवमेंट डाउन ए कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ऑस्मोसिस वाटर मूवमेंट। जो ऑस्मोसिस होता है इसमें वाटर का मूवमेंट होता है, लेकिन डिफ्यूजन में ऐसा नहीं है, कोई भी पार्टिकल्स का मूवमेंट होता है हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35,
2010 विच साइंटिस्ट एंड हिज टीम सक्सेसफुली क्रिएटेड ए सेल विथ सिंथेटिक डीएनए। कौन सा साइंटिस्ट सेल को बनाया सिंथेटिक डीएनए से? सिंथेटिक डीएनए से कौन सा साइंटिस्ट बनाया? J. Craig Venter. J. Craig Venter led the team that created the first synthetic bacterial cell with artificial DNA in 2010. J. Craig Venter. J. Craig Venter. During meiosis, the original chromosomes number is reduced to half when it is restored. मियोसिस में जो ओरिजिनल क्रोमोसोम्स है वो आधा हो जाता है, तो फिर वो पूरा कब हो जाता है? पूरा फिर कब हो जाता है? पूरा फिर कब होता है? ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन। द क्रोमोसोम नंबर इज रिस्टोर्ड व्हेन गैमेट्स फ्यूज टू ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन। तो जब फर्टिलाइजेशन होता है तो ये फिर पूरा हो जाता है। Which organelle is responsible for maintaining pressure inside the plant cell to keep it firm? फर्म रखने के लिए उसमें प्रेशर को मेंटेन कौन करता है ताकि वो फटे नहीं, फर्म रहे? फर्म रखने के लिए कौन रखता है? मेंटेनिंग प्रेशर इनसाइड द, तो ये सेंट्रल वैक्यूल जो है वो फर्म रखने में मदद करता है, फर्म रखने में मदद करता है, मेंटेनिंग प्रेशर को मेंटेन करता है। प्रोकैरियोटिक का साइज क्या होता है? प्रोकैरियोटिक सेल्स का साइज क्या होता है? प्रोकैरियोटिक सेल्स का साइज क्या होता है? तो इसका साइज होता है 1 to 10 माइक्रोमीटर, 1 to 10 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। तो प्रोकैरियोटिक सेल का होता है 1 to 10 माइक्रोमीटर। वी साइंटिस्ट ऑब्जर्व द गोल्गी अपरेटस फॉर द फर्स्ट टाइम इन नर्व सेल। नर्व सेल में गोल्गी अपरेटस को कौन देखा? नर्व सेल में गोल्गी अपरेटस को कौन देखा? कैमिलियो गोल्गी। गोल्गी अपरेटस यूजिंग सिल्वर स्टेनिंग टेक्निक, गोल्गी अपरेटस को देखा कैमिलियो गोल्गी। डीएनए का फंक्शनल सेगमेंट कौन सा है? डीएनए का फंक्शनल सेगमेंट कौन सा है? इसका फंक्शनल सेगमेंट है जीन्स। कौन सा है? जीन्स। Which organelle contains its own DNA and ribosome suggesting an evolutionary history with bacteria? किसके पास अपना डीएनए और राइबोसोम्स होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना डीएनए और राइबोसोम्स होता है। माइटोकॉन्ड्रिया हैव इट्स ओन डीएनए एंड राइबोसोम्स सपोर्टिंग द इंडोसाइम्बायोटिक थ्योरी दैट दे इवॉल्व फ्रॉम एंशिएंट बैक्टीरिया। व्हाट कलर आर ल्यूकोप्लास्ट? ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस होता है। ल्यूकोप्लास्ट क्या होता है? कलरलेस होता है। ल्यूकोप्लास्ट क्या होता है? कलरलेस होता है। कलरलेस या वाइट बोलें तो ल्यूकोप्लास्ट और कलरलेस प्लास्टिड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनिमल सेल्स सेल डिवीजन यूजुअली स्टॉप्स व्हेन दे टच नेबरिंग सेल्स। ए प्रोसेस इज नॉट कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। कॉन्टैक्ट इनहिबिशन, कॉन्टैक्ट इनहिबिशन है जो कि एनिमल सेल में एक तरह का सेल डिवीजन स्टॉप हो जाता है। प्लांट्स में which Indian scientist is famous for his work on chromosomes and lab methods to study them in plants? अरुण कुमार शर्मा।
Arun Kumar Sharma was a renowned Indian cytogeneticist known for his pioneering work on plant chromosomes and cytological techniques. Arun Kumar Sharma. क्रोमोसोम्स के बारे में किसने पढ़ा? तो इंडियन साइंटिस्ट कौन था? अरुण कुमार शर्मा। what provide a structural support enables internal transport in eukaryotic cells? What provides a structural support enables internal transport? इंटरनल ट्रांसपोर्ट कौन करवाता है? यूकैरियोटिक सेल में। यूकैरियोटिक सेल में इंटरनल ट्रांसपोर्ट कौन करवाता है? साइटोस्केलेटन। द साइटोस्केलेटन इज ए नेटवर्क ऑफ प्रोटीन फिलामेंट that maintains cell shape and facilitate movement of organelles and vesicles. A group of similar cells performing similar functions form. ये तो इस चैप्टर का सबसे इजी क्वेश्चन है। टिश्यूज। क्या होगा आंसर? टिश्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ क्लासिकल सेल थ्योरी? सेल थ्योरी का पार्ट कौन सा नहीं है? सेल थ्योरी का पार्ट कौन सा नहीं है? ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मेड ऑफ सेल, बिल्कुल सही। द सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। ऑल सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। सेल्स कैन बी क्रिएटेड फ्रॉम नॉन लिविंग मैटर, बिल्कुल गलत। तो यही आंसर क्या होगा? सही होगा। सेल्स कैन बी क्रिएटेड फ्रॉम नॉन लिविंग मैटर, गलत जवाब। ये ऑप्शन पार्ट नहीं है सेल थ्योरी का। The process of growing plant or animals outside the body in nutrient-rich media is called. The process of growing plant or animal cells outside the body होता है, तो इसको क्या कहते हैं? सेल कल्चर। क्या कहा जाता है इसको? सेल कल्चर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कौन सा क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन, डीएनए इज विजिबल एज ए इंटेंडल मास ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड। इसको कहा जाता है, इसका आंसर देखते हैं, क्रोमेटिन। क्रोमेटिन क्या है? थ्रेड लाइक डीएनए प्रोटीन कॉम्प्लेक्स विजिबल ड्यूरिंग इंटरफेस। Which organelle is continuous with the outer membrane of the nuclear envelope? Endoplasmic reticulum connected to the